हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करते हैं क्लास। हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम शुरू किया था। चैप्टर 1 ऑफ यूनिट 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 1 का पहला चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन के बाद फेसेस ऑफ फ्लो ऑफ इनकम, 3 फेज थे, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और आपका एक्सपेंडिचर फेज। फिर उसके बाद रियल फ्लो और मनी फ्लो, ये भी पढ़ लिया था, एंड स्टॉक एंड फ्लो। ये 4 कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। एक लास्ट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना होगा, वो आज। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। उसके बाद हम करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अलावा आपके ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक, जिससे कि पता चलेगा कितना समझ आया हमें, ठीक है ना, कितना चैप्टर हमें समझ आया, उसके बारे में आइडिया लग जाएगा। देखो, पहले नोट्स निकालते हैं, क्या क्या हमने पढ़ लिया था। 1 मिनट रुकना बस। हाँ, तो ये चैप्टर शुरू करा था हमने, चैप्टर 1 ऑफ यूनिट 1, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसके अंदर आपका ये जो चैप्टर 1 है आपका, इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो एंड स्टॉक एंड फ्लो, यहां तक पढ़ लिया था। स्टॉक एंड फ्लो में एक बार दोबारा बता दूंगा अभी। लास्ट है आपका सिंपल इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आगे बढ़ा लेते हैं इसे, आगे बढ़ा लेते हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक जो है, ये वाला कॉन्सेप्ट 5, सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी, या 2 सेक्टर मॉडल, या इसको क्या कहते हैं हम, 2 सेक्टर मॉडल। तो आपको ये देखना है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी। अभी मैं दिखाऊंगा यहाँ पे हैंड रिटन वाले नोट्स भी, पहले आप ये देख लो। मीनिंग है, असम्पशन है, ये डायग्राम बना हुआ है और उसकी एक्सप्लेनेशन है, बस इतना ही है, ठीक है ना। मीनिंग, असम्पशन अभी बताऊंगा अर्षित सबको, रुक जाओ पहले मैं खत्म कर दूं चैप्टर। ये आपका मीनिंग डायग्राम और ये सारा हो गया आपका, ठीक। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, आ जाओ इधर। देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पे सिंपल इकोनॉमी एज्यूम। सबसे पहले बात तो आप ये समझो, सिंपल इकोनॉमी का मतलब क्या है। सिंपल इकोनॉमी यहाँ पे एज्यूम कर लेती है, ये बातें मान ली जाती हैं कि 2 ही सेक्टर होंगे इकोनॉमी में, एक होगा हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा होगा फर्म सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर, ये 2 सेक्टर होंगे। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब समझने के लिए आपको 2 इकोनॉमिक सिस्टम समझने पड़ेंगे। इकोनॉमिक सिस्टम नहीं, 2 टाइप की इकोनॉमी होती है। एक होती है ओपन इकोनॉमी और एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। पता है इसके बारे में सबको? एक होती है ओपन इकोनॉमी और एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। जिस देश के दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध होते हैं, इकोनॉमिक रिलेशन होते हैं, या दूसरे देशों के साथ ट्रेड होता है, उसको ओपन इकोनॉमी कहते हैं। और जिस देश के दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध नहीं होते, इकोनॉमिक रिलेशन नहीं होते, उसको क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो ये वाला जो हम पढ़ेंगे 2 सेक्टर मॉडल, ये क्लोज्ड इकोनॉमी ही होगा। ये कौन सा इकोनॉमी होगा? क्लोज्ड इकोनॉमी। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ फर्म और हाउस होल्ड सेक्टर होगा, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होगा, और फॉरेन ट्रेड का कोई रोल नहीं होगा, या फॉरेन सेक्टर कह लो। ना तो सरकारी क्षेत्र होगा और ना ही विदेशी क्षेत्र, फॉरेन सेक्टर जिसे कहते हैं, वो भी यहाँ पर नहीं होगा। तो 2 ही सेक्टर होंगे सिर्फ, एक होगा हाउस होल्ड सेक्टर और एक होगा फर्म सेक्टर। अब इसको आगे बढ़ाने से पहले कुछ एजम्पशंस हैं। कुछ एजम्पशंस हर जगह पे आती हैं इकोनॉमिक्स में, आप पढ़ते आ रहे हो 11th क्लास से ही। आपको बार बार कह देता है अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग बीइंग इक्वल, या एजम्पशन, ये बातें होंगी तो ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो ये बातें पहले ही मान ली जाती हैं इकोनॉमी के अंदर। तो कुछ बातें यहाँ पे एज्यूम कर ली गई हैं ताकि हमारा जो आगे का एनालिसिस हो वो आसान हो जाए, आपके दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन ना आए। आपके दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन आए, इसलिए उसने पहले ही बोल दिया कि ये चीजें मान लो। पहली चीज क्या मान लो? 2 सेक्टर हैं, एक हाउस होल्ड है और एक फर्म है। सबसे पहली बात, ना कोई गवर्नमेंट सेक्टर है और ना ही आपका फॉरेन सेक्टर है। अब यहाँ पे फर्म जितना भी गुड्स एंड सर्विस बनाएगा, जितना भी प्रोडक्शन करेगा ड्यूरिंग एन ईयर, एक साल में जितना भी आउटपुट वो प्रोड्यूस करेगा, वो पूरा का पूरा आउटपुट उठा के हाउस होल्ड को बेच देगा। वो पूरा का पूरा आउटपुट उठा के किसको बेच देगा? हाउस होल्ड को। इसका मतलब एक्सपोर्ट नहीं होगा, और एक्सपोर्ट होगा भी कैसे? फॉरेन सेक्टर तो है ही नहीं यहाँ पे। तो जितना भी आउटपुट बनेगा फर्म के पास फैक्ट्री के अंदर, वो पूरा हाउस होल्ड को सोल्ड कर दिया जाएगा। अब हाउस होल्ड के पास जितना भी फैक्टर इनकम रिसीव्ड होगा, हाउस होल्ड अपने घर से काम करने निकलता है ना फैक्ट्री में, बदले में उसको फैक्टर इनकम मिलती है, वो सारी की सारी इनकम स्पेंड कर देगा ऑन गुड्स एंड सर्विस। वो कुछ भी बचाएगा नहीं, अपनी इनकम में से कोई सेविंग्स नहीं करेगा हाउस होल्ड सेक्टर। और जो फर्म होगा वो अपने प्रॉफिट्स में से कुछ भी सेव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ना तो हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग्स करेगा इनकम में से, ना प्रोड्यूसिंग सेक्टर अपने
जो प्रॉफिट्स है उसमें से कुछ सेव करेगा, जितना पैसा है वो सारा इकोनॉमी में दोबारा आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक एजम्पशंस है, बस 4-5 एजम्पशंस जो मैंने आपको बताई। इसके बाद एक डायग्राम बन के निकलेगा आपके पास। डायग्राम वही वाले दो डायग्राम है, एक रियल फ्लो और मनी फ्लो पढ़ा था ना हमने, दोनों को मर्ज कर दें हम। अगर हम दोनों को मर्ज कर दें, रियल फ्लो और मनी फ्लो को, दोनों डायग्राम को इकट्ठा करके बना दें, तो फिर वो बन जाएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। नहीं, फॉरेन सेक्टर नहीं है का मतलब यहां पर ये है सक्षम, फॉरेन सेक्टर नहीं है का मतलब यहां पर ये है कि हमारा ट्रेड किसी दूसरी कंट्री के साथ नहीं होगा, अपनी कंट्री में ही होगा जो कुछ होगा, अपनी कंट्री में ही होगा जो कुछ होगा। हाँ, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं होगा, गुड्स एंड सर्विस बन रहे हैं ना। ठीक है, देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आपके जो बुक्स है ना, इसमें आई थिंक पावर बूस्टर है या नहीं है, मैं देख लेता हूँ मेरे पास। हाँ है पावर बूस्टर। आप पावर बूस्टर संदीप गर्ग वाली बुक के अंदर होगा, और बाकी किताबों में भी दिया होगा अलग से, नॉलेज एनरिचमेंट के लिए। आपके कोर्स में सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल पढ़ना है आपको अभी। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल में आओगे तो ग्रेजुएशन लेवल में 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर मॉडल भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 3 सेक्टर मॉडल में क्या होता है सर, 3 सेक्टर मॉडल में एक चीज ऐड हो जाती है, बस फाइनेंशियल मार्केट आ जाता है बीच में। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या होता है, जो हाउस होल्ड है उसने अपना कुछ पैसा बचाया होगा, तो वो फाइनेंशियल मार्केट पे उस पैसे को इन्वेस्ट कर देगा, या ये कह लो सेव कर लेगा। वो अपनी सेविंग्स को फाइनेंशियल मार्केट में देगा, और फाइनेंशियल मार्केट उस पैसे को फर्म को दे देगी। तो जो फर्म है, ध्यान से सुनो, इधर हाउस होल्ड है और इधर फर्म है। हाउस होल्ड ने भी अपना बचाया हुआ पैसा फाइनेंशियल मार्केट में रखा, फर्म ने भी अपना बचा हुआ पैसा फाइनेंशियल मार्केट में रखा। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, लोन दे देता है, किसको दे देता है, फर्म को। तो ये 3 सेक्टर हो जाता है। बस जो डायग्राम अब मैं आपको दिखाऊंगा उसमें बीच में फाइनेंशियल मार्केट और 4 सेक्टर में गवर्नमेंट भी आ जाता है और फॉरेन ट्रेड भी आ जाता है। हाँ, बाद में उसे पढ़ लेना आप, नॉलेज एनरिचमेंट के लिए एग्जाम में नहीं आएगा, आपके क्लास 12 के पेपर में नहीं आएगा। 3 सेक्टर, 2 सेक्टर से ऊपर नहीं आएगा बस। तो उसमें 3 सेक्टर का भी दे रखा है, 2 सेक्टर विद फाइनेंशियल मार्केट, और फिर 3 सेक्टर आपका दे रखा है, और 4 सेक्टर। बड़े खतरनाक डायग्राम बने हुए हैं, देख लेना उसमें। ठीक है ना, तो वो अगर किसी को समझना होगा मैं बाद में समझा दूंगा वो अलग से। ठीक, अभी मैं आपको 2 सेक्टर बता रहा था। अभी हम अपने नोट्स में आते हैं। देखो हमारे नोट्स में डायग्राम बना हुआ है सिर्फ, शायद कहाँ गया, अभी हमने दिखा था यहाँ पे, ये रहा आपका। ये देखो यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, फैक्टर सर्विसेज है आपकी, ये एरो बने हुए हैं आपके, ये सीधा सीधा डायग्राम बना हुआ है। आप इसको राउंडेड फॉर्म में भी बना सकते हो, आप इसको राउंडेड फॉर्म में भी बना सकते हो। ये सीधा बनी हुई है लाइनें। यहाँ से देखो, हाउस होल्ड से, ये हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विस, फैक्टर सर्विस का मूवमेंट हुआ, एरो बना दूं मैं, दिखेगा सही से। हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विस का मूवमेंट हुआ आपका, ये फैक्टर सर्विस इधर, ये आपका हाउस होल्ड से यहां से शुरू हुआ चलना, ये यहां से चलना शुरू हुआ, फिर यहां से ये किसके तरफ आ गया, ये फर्म की तरफ आ गया। ये फैक्टर सर्विस है, हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विस फर्म की तरफ मूव करी, हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विस फर्म की तरफ मूव करी। अब देखो आप, इस फैक्टर सर्विस के बदले में फर्म क्या देगा इनको, फर्म देगा इनको गुड्स एंड सर्विस, फर्म देगा इनको गुड्स एंड सर्विस। देखो आउटर वाला लूप बता रहा हूं मैं, ये बाहर वाला एरिया, फर्म क्या देगा हाउस होल्ड को बदले में, गुड्स एंड सर्विस दे देगा। ये जितने भी एरो बने ये सारे आउटर लूप हैं, बाहर वाले एरियाज हैं ये। हाँ, ये बाहर वाला ये रियल फ्लो है हर्षित, बिल्कुल ठीक। आउटर लूप जो है वो रियल फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटर लूप जो है वो रियल फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इनर लूप बनाए इसमें, अब देखो ये रियल फ्लो है, यहाँ पे कहीं भी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पे कहीं भी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर हम इसी में इनर फ्लो बनाए, तो अब आप इनर फ्लो देखोगे कि जब इन्होंने अपनी फैक्टर सर्विस दी होगी, जब हाउस होल्ड ने फर्म को अपनी फैक्टर सर्विस दी होगी, तो फर्म ने बदले में इन्हें फैक्टर पेमेंट्स करी होगी, फर्म ने बदले में इन्हें क्या करी होगी, फैक्टर पेमेंट। ये फैक्टर पेमेंट फर्म ने करी है, ये फैक्टर पेमेंट फर्म ने करी है, किसको, हाउस होल्ड को। और जब फैक्टर पेमेंट इनके हाथों में आएगा, तो ये पैसा खर्च कर देंगे, किस पे खर्च कर देंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे। ये पैसा खर्च कर देंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे, दोबारा फर्म के पास पहुंच जाएगा। तो ये आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होगा। जो बाहर वाला लूप है, आउटर लूप है, वो रियल फ्लो है, और जो इनर लूप है वो मनी फ्लो है। अब दोनों को एक साथ समझो। हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विस दी, हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विस दी, जैसे लैंड लेबर कैपिटल एटसेट्रा, जैसे लैंड लेबर कैपिटल एटसेट्रा। बदले में फर्म ने इनको फैक्टर पेमेंट करा, रेंट वेज इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, रेंट वेज इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और जब इनके पास रेंट वेज इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आया, तो इन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्च कर दिया, गुड्स एंड सर्विस के ऊपर, और ये गुड्स एंड सर्विस। तो ये पूरा आपका 2 सेक्टर इकोनॉमी का
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो जाता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे लिखनी होगी, वो खाली है जगह, एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या होगा उसके अंदर। एक मिनट रुको। क्या मैसेज कर रहे हैं बच्चे? हाँ, बाहर वाला रियल फ्लो है, बाहर वाला रियल फ्लो है, अंदर वाला आपका मनी फ्लो होगा। देखो इसमें देखते हैं एक बार, ये वाला भी नोट्स आ गया, इसमें देखते हैं। इसमें लिखी हुई है सारी बातें, जो वहां पे खाली है वो फिल है, आप लोग इसको फिल कर लेना अगर नोट्स किसी के पास है तो। ये आपका 5वां कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो मीनिंग लिखा हुआ है, सबसे पहले आपका मीनिंग लिखा हुआ है, इस मीनिंग को देख लो आप पहले। ये आपका मीनिंग लिखा हुआ है फ्लो ऑफ इनकम का, ये रहा मीनिंग। इनकम आर फर्स्ट जनरेटेड, इनकम आर फर्स्ट जनरेटेड, सबसे पहले इनकम जनरेट होती है। इनकम आर फर्स्ट जनरेटेड, इनकम आर फर्स्ट, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्या मेरे? इनकम आर फर्स्ट जनरेटेड इन प्रोडक्शन यूनिट ड्यू टू, इनकम आर फर्स्ट जनरेटेड इन प्रोडक्शन यूनिट ड्यू टू जॉइंट एफर्ट्स ऑफ फैक्टर्स ओनर फ्रॉम हाउसहोल्ड, जो फैक्टर ओनर है उनके जॉइंट एफर्ट्स की वजह से होता है। दीज इनकम आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फैक्टर ओनर who in turn spend the income on purchasing goods and services produced in production unit. This make the circular flow of income complete. मतलब पहले joint efforts लगता है, उस joint efforts से कुछ income generate होती है और वो income फिर distribute हो जाती है factor owners के बीच में, और वो income distribute हो जाती है factor owners के बीच में, और फिर बाद में वो income खर्च कर देता है household goods and service के ऊपर, जो ये flow को complete करता है। ये तो meaning हो गया, ये हो गया आपका मीनिंग। इसके बाद आपके लिखे हुए हैं कुछ एजम्पशन, इसके बाद आपके यहाँ पे एजम्पशंस लिखे हैं, इन एजम्पशंस को देख लो आप। ये देखो 4 एजम्पशन, वही जो मैंने बताई थी, 3-4 एजम्पशन। देयर आर ओनली 2 सेक्टर, देयर आर ओनली 2 सेक्टर, सिर्फ 2 सेक्टर होंगे इकोनॉमी में। देयर आर ओनली 2 सेक्टर इन द इकोनॉमी, हाउसहोल्ड सेक्टर सप्लाई फैक्टर सर्विसेज ओनली फर्म, वो सिर्फ फर्म को अपनी फैक्टर सर्विस देगा, जो हाउसहोल्ड होगा वो सिर्फ फर्म को देगा अपनी फैक्टर सर्विस। एंड फर्म हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउसहोल्ड, और फर्म जो है वो सिर्फ हाउसहोल्ड से हायर करेगा। There are no savings in the economy, that is neither the household save from their income nor the firm save from their profit. ना तो हाउसहोल्ड सेव करेगा अपनी इनकम से, ना फर्म सेव करेगा अपने प्रॉफिट में से। मतलब कि कंक्लूजन क्या हुआ? ठीक है, कंक्लूजन क्या हुआ इसका? अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन इसका ये होगा कि जो टोटल प्रोडक्शन होगा आपका, वो टोटल कंजम्पशन के बराबर हो जाएगा। टोटल प्रोडक्शन टोटल कंजम्पशन के बराबर हो जाएगा। फैक्टर पेमेंट फैक्टर इनकम के बराबर हो जाएगी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फैक्टर इनकम के बराबर हो जाएगा, और रियल फ्लो मनी फ्लो के बराबर हो जाएगा। ये इसका कंक्लूजन होगा। डायग्राम यहाँ भी बना हुआ है, ये देखो राउंडेड फॉर्म में बना हुआ है यहाँ पे डायग्राम, ये रहा आपका डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम यहाँ पे भी बना हुआ है, इस डायग्राम को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें आप, फैक्टर सर्विस, ये रहा आपका, हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विस मूव कर रहा है फर्म की तरफ, और फर्म से गुड्स एंड सर्विस मूव कर रहा है हाउस होल्ड की तरफ। फर्म से गुड्स एंड सर्विस मूव कर रहा है हाउस होल्ड की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका रियल फ्लो। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया रियल फ्लो। और फिर इसके बाद आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, और फर्म से हाउस होल्ड की तरफ फैक्टर पेमेंट। मतलब इनको पहले फैक्टर पेमेंट मिलेगा और ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्च कर देंगे। इसी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है ये 2 पॉइंट्स में आपकी। ये एक्सप्लेनेशन जो आपको दिख रही है ये 2 पॉइंट्स में। ये थोड़ा स्लो क्यों चल रहा है? मेरा नेटवर्क देख के बताना, कोई दिख रहा है क्या? रेड है या व्हाइट है, क्या है? सर व्हाइट है। सही है। तो ये इतना स्लो क्यों चल रहा है? लग रहा है मेरा सिस्टम स्लो हो गया है। Number 1, the outer loop of a diagram. The outer loop of a diagram show the real flow, that is flow of factor services from household to firm, and corresponding flow of goods and services from firm to household. The inner loop show the money flow, that is flow of factor payment from firm to household, and the corresponding flow of consumption expenditure from household to firm. अब सवाल ये उठता है क्या सर ये क्वेश्चन आएगा? पहले तो आता था बच्चों, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे एग्जाम में, लेकिन अब मुझे मुश्किल लगता है कि आए, लेकिन फिर भी आ सकता है। एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, तो आपको मीनिंग, डायग्राम और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख के आनी पड़ेगी पेपर में ऐसे ही। वैसे तो क्योंकि 4 चैप्टर हैं इसके अंदर, 10 नंबर का वेटेज है, 6 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो फिर कहां से क्या क्वेश्चन दें। बट आ कुछ भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आ सकता, कम चांस है अब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आने की, क्योंकि अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट। अब एक बार दोबारा से देख लो क्या क्या पढ़ा हमने, स्टार्टिंग से देख लेते हैं इसमें। ठीक है, और फिर क्वेश्चन आंसर दे रहा हूं मैं आपको एक, वो क्वेश्चन आंसर आप मुझे करके बताओ, इसके बाद दोबारा ज्वाइन करना है।
दोबारा ज्वाइन करना है उसमें एमसीक्यू करेंगे। पहले ये देख लो, यूनिट 1 शुरू करा था, इसके चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था हमने। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं उनके कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से कुछ आउटपुट जनरेट होता है और उससे इनकम जनरेट होती है। इनकम जनरेट होने के बाद वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इन द हैंड्स ऑफ फैक्टर ओनर, जैसे लैंड को मिल जाता है रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो। तो इसके 3 फेज हो जाते हैं फिर हमारे, ये मीनिंग लिखे हुए, ये मीनिंग भी मैंने आपको समझा दिए थे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग, फिर इसके 3 फेज, प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। ये 3 फेज इसके होते हैं, प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज, ये 3 फेज इसके होते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस कर लिया था, इसके बाद हमने डिस्कस करा था आपका टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, इसमें आपका रियल फ्लो और मनी फ्लो, ये 2 टाइप्स के सर्कुलर फ्लो होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब था फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस अमॉन्ग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस का फ्लो। और मनी फ्लो का मतलब था फ्लो ऑफ मनी अमॉन्ग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो ये डायग्राम बने हुए थे अलग अलग। रियल फ्लो में सिर्फ गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होता है, मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और मनी फ्लो में मनी का फ्लो होता है। फिर ये डिफरेंस लिखा हुआ था, इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, इसको नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं हम पहले। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था स्टॉक एंड फ्लो। अगर किसी वेरिएबल को किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जा सके, अगर किसी वेरिएबल को किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जा सके तो उसको स्टॉक कहते हैं। और कोई ऐसा वेरिएबल जिसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करा जा सके उसे फ्लो कहते हैं। तो ये स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट भी हमने समझा था। स्टॉक और फ्लो को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका मैंने बताया था, एज ऑन। अगर किसी ट्रांजैक्शन के आगे एज ऑन या एज एट लिखा हुआ है तो एज ऑन और एज एट का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम पर। जैसे बैलेंस शीट का एक एग्जांपल दिया था मैंने यहाँ पे नीचे, ये देखो, ये वाला एग्जांपल जो मैंने यहाँ दिया था आपको, तीसरा एग्जांपल जो था बैलेंस शीट का, ये वाला एग्जांपल, ये लो उसको हाईलाइट कर देते हैं। ये वाला जो एग्जांपल था ये बैलेंस शीट का एग्जांपल है। ये थोड़ा स्लो चल रहा है आज, मुझे लग रहा है थोड़ा लेट आ रहा है यहाँ पे। हाँ ठीक है, ये बैलेंस शीट का एग्जांपल था। बैलेंस शीट जो होती है, कॉमर्स वाले बच्चे समझ रहे होंगे क्या होती है बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट बनती है, वो एक डेट पर बनती है, साल के अंत में 31 मार्च को, 31 मार्च को ईयर एंडिंग पे, और उसके नीचे लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन या बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। तो वो रिप्रेजेंट करता है फाइनेंशियल पोजीशन। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है एट पर्टिकुलर डेट। फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर डेट पे, उसको बैलेंस शीट कहते हैं। तो बैलेंस शीट कैसा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अगर हम इससे समझें तो ये कैसा है, पॉइंट ऑफ टाइम पर फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। बैलेंस शीट स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिसमें पूरे साल भर में हमारा कितना खर्चा हुआ, कितनी इनकम हुई, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। शो प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि आपका एक पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक साल के लिए होता है जनरली। तो एक साल में कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, एक साल में कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। ये अब किसका मैसेज आ रहा है, सर स्टार्ट करो, तो गई स्टार्ट क्लास। अच्छा लेट चल रहा है यहाँ सब कुछ, ठीक है। तो ये आपका था एज ऑन और एज एट हो तो स्टॉक, और ड्यूरिंग द ईयर या ओवर अ ईयर या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो तो वो फ्लो हो जाएगा। ये कुछ एक ट्रिक है आइडेंटिफाई करने की, बाकी आप खुद समझ जाओगे, ठीक है ना, बाकी आप खुद समझ जाओगे। नॉमिनल फ्लो मनी फ्लो होता है, अभी तो बताया था ऊपर। ये रहा, अभी आ जाओ, ये लो, अभी ज्यादा दूर गए भी नहीं है। ये क्या हो गया, मूव क्यों नहीं कर रहा। ये रहा आपका अल्टरनेट नेम, नॉमिनल फ्लो। मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो कहते हैं, मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो कहते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा, इट इज कॉल्ड नॉमिनल फ्लो। ये लो अंडरलाइन कर दिया, इट इज कॉल्ड नॉमिनल फ्लो, अल्टरनेट नेम है आपका ये। एंड इसका रियल फ्लो को इट इज कॉल्ड फिजिकल फ्लो, इसको फिजिकल फ्लो कहा जाता है। तो ये इनके ऑल्टरनेट नेम है, रियल फ्लो, मनी फ्लो के ऑल्टरनेट नेम, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट वरना ये बंद हो जाएगी, इसके बाद दोबारा भी ज्वाइन करना है, ठीक है। ठीक, ये रियल हो गया, फ्लो हो गया, मनी फ्लो हो गया, ये सब कुछ हो गया ना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, ये लो, इसमें तो क्वेश्चन आंसर नहीं है, दूसरा वाला हो इधर। आपको स्टॉक और फ्लो आइडेंटिफाई करके बताना है, स्टॉक एंड फ्लो आइडेंटिफाई करके बताना है, ठीक है। स्टॉक एंड फ्लो,
ये लो जल्दी से लिख लो आप, क्वेश्चन मत लिखना, सिर्फ आंसर लिखना है, तो आपको सिर्फ आंसर लिखना है, स्टॉक और फ्लो में आइडेंटिफाई करना है इसको। फोर्थ क्वेश्चन है ये आपका, ये लो ये वाला क्वेश्चन है, स्टॉक और फ्लो में आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जल्दी लिख लो आंसर, 5 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं आपको, और फिर मैं मैच करा दूंगा किसके कितने सही हैं किसके कितने गलत हैं। फोर्थ क्वेश्चन, स्टॉक एंड फ्लो। वीडियो पॉज कर दें तब तक, ठीक है, करो आप लोग क्वेश्चन। चलो हो गया सबका, देखो मैं करके बता रहा हूं आंसर। पहला है अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एज ऑन, अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एज ऑन, ये हो गया आपका स्टॉक। अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एज ऑन, ये स्टॉक हो गया आपका। उसके बाद है लॉसेस, ये हो गया फ्लो। अच्छा रीजन भी लिखना होगा, तो रीजन क्या लिखोगे, जैसे पहला वाला स्टॉक है तो लिखोगे एज दे आर रिलेटेड टू अ पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक एज दे आर रिलेटेड टू अ पॉइंट ऑफ टाइम। और जैसे दूसरा वाला लॉस है आपका, जो लॉस है वो फ्लो है, एज लॉसेस आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एज लॉसेस आर मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये ज्यादातर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही है। फिर तीसरा हमारा है प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द ईयर 2009, ये भी फ्लो है, रीजन आप समझ गए, अपने आप लिख लोगे आप। प्रॉफिट, ये भी फ्लो है, प्रॉफिट भी क्या है आपका, फ्लो। उसके बाद है नंबर 5 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन, फिर एज ऑन आ गया एक पर्टिकुलर डेट पर, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर है, तो ये आपका स्टॉक हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एज ऑन, ये भी एज ऑन है, ये भी स्टॉक हो जाएगा, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम पर है। फिर सेविंग्स, ये फ्लो है, सेविंग्स फ्लो है। सेविंग्स के बाद आपका क्या है अगला, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, ये भी फ्लो होता है, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, ये भी फ्लो होगा आपका। फिर आपका है नंबर 9 पे है कैपिटल, नंबर 9 पे आपका है कैपिटल, ये बच्चों स्टॉक होता है, क्योंकि कैपिटल एक पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है, जिसे पूंजी कहते हैं, बैलेंस शीट का पार्ट होता है, ये बैलेंस शीट का पार्ट होता है कैपिटल, ये होता है आपका स्टॉक। यहाँ गलती हो सकती है शायद किसी की अगर हुई हो तो, बाकी तो सही थे, इजी थे सारे। कैपिटल के बाद आपका नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग दिसंबर, ड्यूरिंग है, ड्यूरिंग द ईयर, तो ये फ्लो हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो ये फ्लो हो गया। 11 है आपका बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट, ये मैंने उस दिन बहुत ध्यान से समझाया था सबको कि इसको बहुत केयरफुली करना है। मैंने कहा था बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट, जो आपके बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा, तो वो स्टॉक होगा। सॉरी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कह रहा हूँ, वो एक पर्टिकुलर डेट पर होगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर होगा। जैसे मैं कहूँ कि अभी आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पर होगा, तो बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट ये होगा स्टॉक कॉन्सेप्ट। बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट ये होगा स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ टाइम है। फिर रॉ मटेरियल इन अ गोडाउन एज ऑन 31st, फिर ये एज ऑन आ गया, ये स्टॉक होगा, ये तो एक तरीका मैंने बता दिया आपको। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन आपका कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो फ्लो होगा, फ्लो होगा। उसके बाद वेल्थ, वेल्थ होता है स्टॉक, उस दिन भी बताया था मैंने, वेल्थ स्टॉक और इनकम होता है फ्लो, दोनों में डिफरेंस बताया था। वेल्थ का मतलब होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे पास कितनी संपत्ति है उसे हम वेल्थ कहते हैं। और इनकम का मतलब होता है हमने एक महीने में कितना कमाया, हमने एक साल में कितना कमाया, हमने 6 महीने में कितना कमाया, वो इनकम अलग चीज होती है, तो ये वेल्थ होगा स्टॉक। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो होगा आपका फ्लो। ठीक है, जितने भी एग्रीगेट्स होंगे नेशनल इनकम से रिलेटेड वो सारे क्या हो जाएंगे, फ्लो हो जाएंगे। और कोई क्वेश्चन है इसमें,
बस ये बाकी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के हैं, ये आप ट्राई कर लेना, एनसीईआरटी के हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन डाले नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है, एक काम करना, सभी दोबारा ज्वाइन करना, अब क्वेश्चन आंसर में कराऊंगा वो आपको अपने आप करने होंगे। इसको एंड करते हैं, फिर से ज्वाइन करते हैं। जीडीपी फ्लो क्यों है सेक्शन? जीडीपी फ्लो इसलिए है ना क्योंकि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। जीडीपी फ्लो इसलिए है क्योंकि वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है? refers to the flow of final goods and services during an accounting year। एक साल के अंदर अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हुआ या कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ एक साल में, पिछले एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, उसे जीडीपी कहते हैं। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। नहीं, इसके मार्क्स नहीं, अगले वाले के मार्क्स पूछे जाएंगे। जो अभी दोबारा जाना मत कोई भी। प्रोडक्शन फ्लो क्यों है हर्षित? प्रोडक्शन फ्लो इसलिए है, प्रोडक्शन फ्लो इसलिए है क्योंकि प्रोडक्शन भी आपका एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। प्रोडक्शन एक ऐसी चीज होती है जो होती रहती है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। वो आप ये नहीं कह सकते कि ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना है। तो प्रोडक्शन का मतलब 1 महीने में कितना हुआ, 2 महीने में कितना हुआ, 3 महीने में कितना हुआ, 1 साल में कितना प्रोडक्शन हुआ इकोनॉमी में। ठीक है, तो उसे प्रोडक्शन कहा जाता है, इसलिए वो फ्लो वेरिएबल होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है उसे। हम ये नहीं कह सकते कि 31 तारीख को कितना प्रोडक्शन है, ऐसा नहीं कह सकते। प्रोडक्शन तो आपका एक पीरियड ऑफ टाइम में ही होगा कि इस दिन कितना हुआ, इतने घंटे में कितना हुआ। तो जहां पर मैग्नीट्यूड की बात होती है। ठीक, आ जाओ अब फिर बंद कर रहा हूं मैं इसको, दोबारा ज्वाइन करो, दोबारा ज्वाइन करो सभी। वेल्थ स्टॉक था हर्षित, वेल्थ फ्लो नहीं था, वेल्थ था स्टॉक। वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति जिससे एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मापा जाता है। कितनी संपत्ति हमारी एक डेट पर है, पर्टिकुलर डेट पर कितनी संपत्ति है, तो वो स्टॉक होता है। ठीक है, बंद करें इसको, फिर से ज्वाइन करो।